नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। दूरदर्शन के बेहतरीन कार्यक्रम प्रश्नोत्तरी में मैं अपलव सक्सेना आज आप सभी का और करोड़ों दर्शकों का वापस से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, इस्तकबाल करता हूं। देखिए, बहुत सारे यंगस्टर्स हमारे साथ यहाँ भी जुड़े हुए हैं, बहुत सारे यंगस्टर्स घर पे भी इस प्रोग्राम को ज़रूर देख रहे होंगे, बहुत सारे बड़े भी देख रहे होंगे और इस बात से कोई भी डिसएग्री नहीं करेगा, कोई भी ना नहीं कहेगा, शिक्षा सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। वो आज की बात ही नहीं, हमारे बड़े भी हमें ये बता के गए हैं कि शिक्षा के बिना कुछ भी नहीं है। शिक्षा अपने आप में अगर हम बात करें तो सिर्फ लिमिटेड नहीं है किसी भी एक पर्टिकुलर स्ट्रीम या डोमेन पे। हम चाहे इंजीनियरिंग की बात करें, हम चाहे फिजियोथेरेपी की बात करें, हम चाहे मैनेजमेंट की बात करें और इसमें भी बहुत सारे और कोर्सेज। तो शिक्षा अमूल्य है, शिक्षा हम सबको खुद भी पानी है और आगे जाकर के रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी है कि शिक्षा हम आगे भी स्प्रेड करेंगे, जनरेशन को आगे मोटिवेट करेंगे, जिससे कि जो लिटरेसी रेट है वो इंक्रीज हो और इलिटरेसी रेट को हम डाउन 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 और एक दिन जीरो करें। एक बार जोरदार तालियां हम सभी के लिए वापस होनी चाहिए। कमाल, तालियां जोरदार एक बार। तो प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में क्योंकि मैं स्वागत आपका कर चुका हूं, तैयार हैं क्या आप लोग? प्रश्नोत्तरी आपको पता ही है, हम यहां से करते हैं सवाल और वहां से आते हैं जवाब। तो तैयार हैं आप लोग? हाँ, आवाज तो कॉन्फिडेंस आई, यानी तैयार लग रहे हैं। तो शुरुआत करें? एक बार वापस से सभी के लिए तालियां जोरदार, कम ऑन। चलिए तो शुरुआत करते हैं प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम की। मेरा पहला सवाल जो आपसे आ रहा है वो आ रहा है इंजीनियरिंग से जुड़ा हुआ। यहाँ इंजीनियर्स स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं जो इंजीनियरिंग कर रहे हैं, एस्पिरेंट्स हैं, हाँ बैठे हुए हैं। आपको मुझे बताना है कि भारत में इंजीनियरिंग डे किस दिन मनाया जाता है और किस उपलक्ष्य में। वाई डू वी मेक इट? क्यों हम सेलिब्रेट करते हैं इंजीनियरिंग डे को? कौन बताना चाहता है? इंजीनियर्स, ओके, एक हाथ खड़ा हुआ है जी। 15 सितंबर। ओके, क्यों मनाते हैं हम इसको? वो मेरे को नहीं पता। ये वो नहीं पता है, इतना पता है कि 15 सितंबर मनाया जाता है। ओके, कोई इसका सेकंड पार्ट बताना चाहेगा? मैं आपके पास आता हूं, क्यों मनाया जाता है? कोई बताना चाहता? सब ब्लैंक। ओके, तो मैं आपको तो ये अवार्ड दे रहा हूं। एक बार तालियां प्लीज, आपका नाम बताएं। देवराज रॉय। देवराज के लिए तालियां प्लीज एक बार जोरदार होनी चाहिए। ओके, इतने सारे इंजीनियर्स बैठे हुए हैं तो आपको बताना चाहता हूं, बिल्कुल सही जवाब है। 15 सितंबर को हम हर साल इस दिवस को मनाते हैं और इसके बनाने के पीछे रीज़न क्या है कि एक महान इंजीनियर जिनका नाम है मोक्ष गुंडम विश्वेश्वरैया, इनका जन्म दिवस होता है और इनके जन्म दिवस की जयंती पे इस दिन को हम हर साल मनाते हैं और इसे कहा जाता है भारतीय इंजीनियरिंग दिवस। प्लीज एक बार जोरदार तालियां वापस से हो जाएं। अब क्योंकि इंजीनियरिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जो अपने आप में शब्द में कितना कॉम्प्लिकेटेड है। इंजीनियरिंग मतलब पढ़ाई वढ़ाई बहुत करनी पड़ती है और बहुत सारे मल्टीपल एस्पेक्ट्स होते हैं इंजीनियरिंग के भी। कोई कंप्यूटर साइंस में करता है, कोई मैकेनिकल में करता है, कोई सिविल में करता है, तो बहुत सारे उसके एस्पेक्ट्स हैं। तो इस एस्पेक्ट्स को समझने के लिए मैं आप सभी के बीच में रिक्वेस्ट करना चाहता हूं श्री शुभ्रो चक्रवर्ती जी का, जो हमारे बीच में आए हुए हैं। प्लीज जोरदार तालियां हो जाए इनके लिए। शुभ्रो जी, इंजीनियरिंग वर्ड हमें पता है बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है, शायद 4 साल में कंप्लीट होता है। हाँ, और बच्चे 3 साल पढ़ते हैं, 1 साल इंजीनियर ज़्यादा पढ़ते हैं। तो क्यों 1 साल बच्चा अगला एक्स्ट्रा पढ़े? क्या उसकी इंपॉर्टेंस है? थोड़ा हमें बताइए प्लीज। इंजीनियर्स, देखिए इंजीनियरिंग का मतलब होता है टू यूज़ द नॉलेज ऑफ साइंस टू बेनिफिट द लाइफ ऑफ द कॉमन पीपल। ये एक बहुत बड़ा ड्यूटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेदारी है। अगर मैं शुरू करना चाहता हूँ एकदम बेसिक लेवल से, मान लो गाँव का एक आदमी आपके पास आता है, अपना लाइफ का पूरी कमाई सेविंग्स आपको देते हैं और आपको बोलते हैं कि हमारे लिए एक 2 मंजिल मकान प्लान करके डिज़ाइन करके बनाना है। सो दिस इज़ अ ड्यूटी ऑफ अ सिविल इंजीनियर। सो दिस इज़ जस्ट अ स्मॉल मतलब कितना इम्पॉर्टेंट है ये टॉपिक। इसके बाद आपका आता है मैकेनिकल, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, मतलब फ्रॉम द क्लीन ड्रिंकिंग वाटर से लेकर टिल द बुलेट ट्रेन,
metro rail, bridges, railways, computers, supercomputers, quantum computing. The sky is the limit. For the engineering, the sky is the limit. So that's all from my side. Thank you so much. Thank you. Thank you, sir. वेल शुभ्रो सर ने तो बताया स्काई इज द लिमिट. आई गेस इंजीनियर्स के लिए स्काई इज ऑल्सो नॉट द लिमिट, क्योंकि स्काई से भी बियॉन्ड इंजीनियर्स ही जाते हैं, साइंटिस्ट जाते हैं, बट साइंटिस्ट इंजीनियर्स के बिना काम नहीं कर सकते हैं. तो जितने भी इंजीनियर्स इंडिया में काम कर रहे हैं, वर्ल्ड वाइड काम कर रहे हैं, दिल से तालियां उनके लिए बनती हैं. जोरदार एक बार हो जाए, कम ऑन. अब मैं आप सबके बीच में बुलाना चाहता हूं हमारी प्रोग्राम हेड, जी हां मैं बात कर रहा हूं सीमा विजय मैम से. एक बार प्लीज जोरदार तालियां होनी चाहिए सीमा विजय मैम के लिए. सीमा मैम, बहुत सारे आज यंगस्टर्स आए हुए हैं और बहुत लाखों लाख करोड़ों दर्शक हमें देख रहे होंगे. शिक्षा की बात हम जब करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फिर टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट. आप खुद एक बहुत अच्छी पोजीशन पे हैं मैम. यंगस्टर्स को क्या मैसेज देना चाहती हैं इस तरह की पोजीशन पे पाने के लिए? शिक्षा तो बहुत ज़रूरी है, उसके साथ क्या करना चाहिए उन्हें? मुझे लगता है सबसे ज़्यादा ज़रूरी है हमारी जनरेशन के लिए, और आप लोग भी सहमत होंगे हमसे, कि हमें आपको मैसेज नहीं देना है, हमें आपसे सीखना है, हमें आपसे मैसेज लेना है. क्योंकि हमारी ज़िंदगियाँ आपकी ज़िंदगियों से बहुत अलग हैं. हम लोग ये मान के चलते हैं कि आज के जो स्टूडेंट्स हैं वो हमसे बेहतर जानते हैं, हमसे ज़्यादा जानते हैं, और उनके पास में अलग अलग एवेन्यूज़ को लेकर रिसर्च करने का, काम करने का, सोचने का और अपने करियर को चुनने के उनके पास में अवसर भी ज़्यादा हैं. यकीनन इंटरनेट को लेकर आप लोगों की जो समझ है, एआई को लेकर आप जिस तरीके से क्रिएटिव हो सकते हैं, होना चाहते हैं और हो रहे हैं, उन सब को देखकर हम लोग इंस्पायर होते हैं. तो मुझे लगता है सिर्फ ये कि स्टूडेंट्स होने के नाते या टीचर्स होने के नाते सब लोग जब मिलकर कोई एक काम करेंगे तो यकीनन वो सफल होगा, और इसी के ज़रिए हम अपने समाज को, अपनी कम्युनिटी को, अपने देश को कुछ बेहतर दे पाएंगे. और मेरे ख्याल से वही एकमात्र उद्देश्य होना चाहिए. मैम, एक और आपसे सवाल मैं जानना चाह रहा था. जैसे प्रश्नोत्तरी सालों चला आ रहा है, आगे भी चलता रहेगा, तो ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा, कह सकते हैं, माइलस्टोन तो है ही, हेल्प भी करता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे बहुत सारे ज्ञान पाते हैं. कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं. तो ये जो मोटिवेशन है इस तरह के प्रोग्राम्स को बनाए रखने का, चलाए रखने का, वो दूरदर्शन का क्या है मैम? सबसे बड़ी बात यह है कि कोई हार कोई जीत नहीं है जी. हाँ, कोई भी सफ़र होता है तो मंजिल इम्पॉर्टेंट नहीं है, रास्ता खूबसूरत होता है. आप कहीं भी जाते हैं, छोटी से छोटी, आप पिकनिक को लेकर ले सकते हैं, आप अपने स्टडीज़ को लेकर चल सकते हैं. तो कभी ये मत सोचिए कि हमें वहाँ पहुँचना है. ये सोचिए कि वहाँ तक पहुँचने का जो जर्नी है, जो रास्ता है, वो रास्ता कितना खूबसूरत है, और उस रास्ते में आपको कौन कौन मिला, आपने क्या नया सीखा, और इस सब सीखने के बहाने अपने कम्युनिटी को, अपने दोस्तों को, अपनी सोसाइटी को किस तरीके से बेहतर बनाने में अपना योगदान दिया. ठीक है, तो नहीं हार कर निराश नहीं होना, और जीतने के बाद में ईगो नहीं लेना है. हम सबको मिलकर काम करना है, और जर्नी हमारी ऐसी हो, अगेन फिर हम कहेंगे, जो कहीं ना कहीं देश के हित में, समाज के हित में, सबके लिए, सबकी ज़िंदगियों में कुछ ऐड करे, व्यक्तिगत कुछ भी ना हो. थैंक यू सो मच मैम. प्लीज़ एक बार जोरदार तालियां हो जाए मैम के लिए. Once again, all the best, all of you. थैंक यू मैम. थैंक यू सो you, मच. Aplav. थैंक यू. प्लीज़ एक बार जोरदार तालियां. जैसा मैम ने बताया कि देश की सेवा, देश को सर्वोपरि रखते हुए दूरदर्शन भी ऐसा काम करता है, और इसलिए मैंने मैम से एक क्वेश्चन पूछा था. प्रश्नोत्तरी ही नहीं, बहुत सारे प्रोग्राम हम बनाते हैं जिससे कि हम आप तक ये रोचक जानकारियाँ भी पहुँचा सकें, आपका जो सामान्य ज्ञान है उसको भी और ज़्यादा तेज़ कर सकें, और साथ ही साथ में जो करेंट अफेयर्स की बात करें हम, उसमें भी आपको हमेशा अपडेटेड रख सकें. बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ. मेरा अगला सवाल भी इंजीनियरिंग से जुड़ा हुआ ही आ रहा है. आपको मुझे बताना है कि इंजीनियरिंग में टर्मोडायनेमिक्स ये क्या होता है? व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ टर्मोडायनेमिक्स? इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे. टर्मोडायनेमिक्स क्या होता है? एक हाथ खड़ा हुआ है. ओके, यस. Transfer of heat from one to another. ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम वन टू अनदर. ओके, श्योर. Yes, sir. नाम बताइए अपना. Nikhil. निखिल.
ओके, और कोई ट्राई करना चाहता है? मैं निखिल के पास पाऊंगा। बैठ जाइए निखिल। हाँ, एक और हाथ खड़ा हुआ है, मैं इधर से आता हूँ आपके पास। जी। Actually, thermodynamics is a branch in which we are studying about when during a chemical reaction किस तरीके की energy use होती है in the form of heat also, और energy जो release होती है, इस process को जब हम study करते हैं तो उसको thermodynamics में study करते हैं। तो उनका जवाब कहीं ना कहीं सही था, मानते हैं आप? जी सर, मतलब ऑलमोस्ट सही था, तो देना चाहिए, डिजर्व करते हैं वो। भाई निखिल के लिए फिर एक बार तालियां जोरदार हो जाएं। कितनी खुशी मिली ना, एकदम से चेहरा खिल गया कि यार पुरस्कार जाते आते वापस आ गया, भगवान ने सुन ली। क्रॉस फिंगर करके बैठे हुए थे कि यार चला गया, अब वापस नहीं आएगा पुरस्कार। जो आएगा वो आएगा और जो जाएगा वो जाएगा। महान बातें देखिए आप। गुरु के कोई सत्संग वगैरह, गुरु के प्रवचन कुछ चल रहे हैं आजकल? नो सर, वैसी स्पिरिचुअलिटी वैसे ही, मतलब ज्ञान तो ऐसे आ जाता हो। वैसे ही प्रश्नोत्तरी में तो ज्ञान की बातें तो करेंगे ही हम। इंजीनियर हैं तो ज्ञान तो है ही। अरे क्या बात है भाई, तालियां जोरदार हो जाएंगे इनके लिए, क्या बात है। जी हाँ, ऊर्जा का काम और उसमें अंतर यानी कि हीट के लिए जो आपने बताया बिल्कुल सही था, और आपका जवाब भी उसमें आपने ऐड ऑन किया बिल्कुल सही था। इंजीनियरिंग में ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। अगर मैं आपको हिंदी में थोड़ा बताऊं तो एक महत्वपूर्ण शाखा इसे कहते हैं, यानी स्ट्रीम इसे कहते हैं, जो कि ऊर्जा और काम के अंतर का अध्ययन करती है। इसमें हीट भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। यह शाखा विभिन्न प्रकार की ऊर्जा प्रक्रियाओं जैसे कि इंजन, गैस टरबाइन और सोलर एनर्जी, इन सब की गहराइयों का, डेप्थ का अध्ययन करती है, यानी उसको इवैल्यूएट करते हैं। उसको हम थर्मोडायनेमिक्स कहते हैं। प्लीज़ एक बार हम सबके लिए तालियां वापस से जोरदार होनी चाहिए। अच्छा, दूरदर्शन को हम सब कितना प्यार करते हैं वो यहाँ दिख रहा है, ठीक है। सालों से दूरदर्शन को हम प्यार करते आ रहे हैं। मेरा अगला सवाल ना दूरदर्शन से जुड़ा हुआ आ रहा है। सो मैं थोड़ा सा हिस्ट्री में जाऊँगा। मैं आपसे अगला सवाल जो पूछना चाहता हूँ, थोड़ा सा आपको बता देता हूँ सवाल क्या है और उसके बाद इसमें से सवाल क्या है। तो दूरदर्शन का पहला प्रसारण कब हुआ था, ये मैं पूछने वाला था, लेकिन इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ। ये हुआ था 15 सितंबर 1959 को। अब मेरा ये सवाल नहीं है, मेरा सवाल ये है कि जब इसका प्रसारण पहली बार हुआ था तो इसको दूरदर्शन नाम से नहीं जाना जाता था। दूरदर्शन का नामकरण बाद में हुआ। जब फर्स्ट टाइम इसका प्रसारण हुआ, यानी कि 15 सितंबर 1959 को जब ये टेलीकास्ट हुआ, तो आपको मुझे बताना है कि दूरदर्शन को उस समय किस नाम से शुरू किया गया था। What was the name which दूरदर्शन had earlier at that time, 15th of September 1959? बाद में इसका नाम दूरदर्शन कर देगा। अरे क्या बात है, मैं तो सोच रहा था इसका आंसर, अरे कह रहा मैं खड़ा हो जाऊंगा, आओ मेरे पास में। नहीं, बैठ के भी आप जवाब दे सकते हैं, बट आपको, हाँ बताइए। इंडिया नेशनल टीवी। इंडिया नेशनल टीवी, नाम बताइए अपना थोड़ा सा। प्रियांशु। प्रियांशु, आपका जवाब ना तालियां वाला है, बहुत सही जवाब है। तालियां एक बार जोरदार होनी चाहिए। प्रियांशु, ये जवाब भी आता था? अरे यार, तालियां इंजीनियर्स के लिए होनी चाहिए भाई। बिल्कुल सही जवाब। इंडियन नेशनल टीवी 15 सितंबर 1959 को भारतीय दूरदर्शन का पहला प्रसारण, जो दूरदर्शन अब कहा जाता है इसलिए मैं दूरदर्शन बोल रहा हूँ, इसका जब पहला प्रसारण हुआ था तो इसको इंडियन नेशनल टीवी नाम से जाना जाता था। उसके बाद में देखते ही देखते दूरदर्शन समय के साथ में दूरदर्शन बना और अनेकों कार्यक्रम दिए हैं। प्रश्नोत्तरी उनमें से एक है। आप सबने रामायण देखी होगी, महाभारत देखी होगी, शक्तिमान देखा होगा, और अनेक प्रोग्राम दिए दूरदर्शन ने। तो दूरदर्शन का जो सफ़र है वो चला आ रहा है, चलता आएगा। पहले कुछ आवर्स के लिए आता था, फिर यह हुआ 24/7। उसके बाद उसने बहुत सारे मनोरंजन, बहुत सारे हमें एपिसोड्स दिए, कार्यक्रम दिए, इतना सारा हमें 24/7 का कंटेंट दिया। दूरदर्शन आज के टाइम पे इस बात में कोई दो राय नहीं है कि टीवी पे तो राज करता है, लेकिन साथ ही साथ में दिलों पे भी राज करता है। तालियां एक बार जोरदार पूरी दूरदर्शन टीम के लिए। अब बढ़ते हैं थोड़ा सा टेक्निकल से थोड़ा सा कहीं और में। तो आपसे अब जो मैं सवाल पूछना चाहता हूं वो हमारी
मातृभाषा से जुड़ा हुआ है। हमारी मातृभाषा क्या है? हिंदी। तो हिंदी को प्रमोट करने के लिए हम हर साल, प्रमोट मतलब इसको और ज़्यादा लोग बोलें, इसको सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं विदेशों में भी बोला जाए, आज की जनरेशन भी हिंदी को सीखे। हिंदी सीखना इतना आसान नहीं, हम लोगों ने सबने पढ़ी हुई है ना, इतना आसान नहीं होता हिंदी। तो इसको प्रमोट करने के लिए हिंदी दिवस मनाया जाता है। आपको मुझे बताना है कब मनाया जाता है वो हिंदी दिवस को कब मनाया जाता है। अब पता है मेरा एक ट्विस्ट आ गया क्वेश्चन में, हाथ खड़े हो गए ना, इसलिए पहली बार कब मनाया गया था? कब मनाया जाता तो मुझे पता है, इतने हाथ खड़े हो गए तो पता है। अब मैं पूछूंगा पहली बार कब मनाया गया था? इतने बॉयज में एक लड़की ने हाथ खड़ा किया है, चलो ट्राई करते हैं, हो सकता है इनको आंसर आता हो। जी 1949. डेट बता सकते हो? I don't remember the date, but I remember it was first held in 1949. अच्छा, कब मनाया जाता है हिंदी दिवस वैसे? I don't remember the date, but I remember the year. नहीं, हर साल मनाया जाता है ना, तो उसकी डेट वो वही होगी, इसलिए पूछ रहा हूँ मैं। तो देखो हेल्प कर रहा हूँ, इनाम आपको मिल जाए। 14 September. पीछे से जवाब आया, लेकिन थोड़ा सा बैठ जाओ बैठ जाओ। और कोई ट्राई करना चाहता है? मैं आता हूँ अभी। एक और गर्ल, कहीं से मिला है आंसर आसपास से या आता है? अच्छा आता है, अच्छा पहले से पता था। हाँ 14 सितंबर 1949। ओके, इन्होंने भी यही बताया था शायद, नहीं पता, सुना नहीं था। अपने पे ध्यान था, हम क्यों सुनेंगे? हमारे कोई नाम आ रहा था तो मैं किसी और की क्यों सुनूंगी? कुछ आपके पास और आंसर है? यही आंसर है? अच्छा अलग आंसर है, और एक बार ट्राई कर लेते हैं, अलग आंसर ट्राई करना चाहिए। हाँ 14 सितंबर 1953। 14 सितंबर 1953। और कोई ट्राई? बैठ जाइए बैठ जाइए, उसके बाद पुरस्कार आ जाए यार, मतलब खड़े ही रहेंगे हम। ट्राई करना चाहते हैं? ओके हाँ जी जी, हिंदी दिवस नेशनल सर इंडिया में। हाँ 10 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। मेरा क्वेश्चन था पहली बार कब बनाया गया था, फर्स्ट एवर? तो सर कॉमन सेंस फर्स्ट डे भी इसी टाइम ही किया होगा। अरे मेरे भाई, किसी साल में बनाया गया होगा? 2006 में। 2006 में बनाया, ओके नहीं ओके ठीक है। कहता है ये तो कॉमन सेंस है, 10 जनवरी को बनाया जाता है, जब पहली बार 10 जनवरी आता है तो बनता है। मेरा सवाल ये है कि पहली बार कभी बनाया गया होगा ना, कोई ईयर में बनाया गया होगा, जैसे उन्होंने 2006 बोला। और कोई ट्राई करना चाहता है? तो मैं वापस जा रहा हूं। 14 सितंबर 1953। कितनी खुशी, खुशी देखो आप। सही था मेरा आंसर। भाई अपना नाम बताओ आप। बिल्कुल आपका सही आंसर था, नाम बताइए अपना। गौरव। गौरव, गौरव से इनके लिए तालियां बजाइए भैया, ऐसा थोड़ी ना। अपने साथ बैठे हुए लोगों के लिए तालियों में भी कंजूसी है। तालियां एक बार जोरदार होनी चाहिए प्लीज। चलिए मेरा इसकी मैं आपको इसके बारे में थोड़ा बताऊंगा, लेकिन एक ना बहुत हिंदी की बात हो रही है तो एक और मैं सवाल लेने का मन कर गया, इच्छा कर गई। मातृभाषा है तो एक अंदर से जुनून आ गया। आपको मुझे ये बताना है कि आमतौर पे हमने ट्रैवल किया, रेलवे से ट्रैवल किया आप लोगों ने, तो रेलवे स्टेशन को हिंदी में क्या कहते हैं? एक हाथ खड़ा हुआ, हिंदी की बात हो रही है, हिंदी दिवस की बात हो रही है, तो मन कर गया कि हिंदी चेक तो करी जाए। सबसे पहले हाथ वहां खड़ा हुआ था, तो वहां जाके एक बार देखा जाए। हाँ आसपास वाले हेल्प कर रहे हैं, वो देखो गिफ्ट शेयर करेगा ये। और इतनी दूर से नहीं भाई, माइक तो आने दो। लोहपत गामिनी। कोई हाथ तो अब तो यार इंक्रीज कैसे हो जाते हैं हाथ 2 मिनट में? बड़ा तेज कम्युनिकेशन होता है आजकल। हाँ आप बताइए। भगभग अड्डा। भगभग अड्डा। और कोई ट्राई करना चाहता है? हाँ हाँ बताइए। लोकपथ बिंदु विराम स्थल। ओके, और कोई ट्राई करना चाहता है? बड़े अच्छे अच्छे नाम आ रहे हैं, मजा आ रहा है। अरे बिल्कुल नहीं, लालची और भी लोग हैं दुनिया में, ऊपर वाला सबका कल्याण करे। ओके
मैं माइक यहीं से दे रहा हूं आपको, आप प्लीज बताइए। लोपदगामिनी विराम बिंदु। ओके, वो तो किसी और ने ही बताया था, और कोई बताना चाहता है? चलो यार, जिसने बताया था उसको दे देते हैं। किसने बताया था लोपदगामिनी? इन्होंने बताया था। इनके लिए तालियां एक बार जोरदार हो जाए। नाम बताइए अपना। किशन पंडित। किशन पंडित। किशन के लिए तालियां एक बार जोरदार प्लीज। बिल्कुल सही, लोपदगामिनी, आपने बात सही कही थी, लेकिन वो आपने ट्रेन के बारे में बता दिया था। ये जो बिंदु विराम ऐड करना था वो वाला नहीं कर पाए थे आप। 14 सितंबर 1953 वो एक ऐतिहासिक दिन था जिस दिन फर्स्ट एवर, पहली बार हिंदी दिवस को मनाया गया था। और उसके बाद में अगर मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बताऊं तो संविधान के अनुच्छेद 343 के तहत, 343 के तहत हिंदी को भारत का आधिकारिक भाषा, मतलब मातृभाषा के रूप में मान्यता मिली। और उसके बाद से हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस को मनाया जाता है। प्लीज एक बार हिंदुस्तान के लिए, हिंदी के लिए तालियां जोरदार बनती हैं। अच्छा, अगर हम जब शिक्षक की बात करते हैं या गुरु की बात करते हैं तो आपने एक श्लोक सुना होगा। मैं आधा बोलूंगा, आधा मेरे को ज्वाइन कर जाइएगा। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे। क्या बात है। इसका अर्थ पता है वो क्या होता है? गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही शंकर है और गुरु साक्षात परम ब्रह्मा है। इसके साथ में उन सदगुरु को प्रणाम, नमन, ये इसका पूरा संदर्भ है। अब मेरा जो सवाल है वो गुरु से जुड़ा हुआ है या शिक्षक से, मैं बोलूंगा जुड़ा हुआ आ रहा है। आपको मुझे ये बताना है शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है। ना ये तो मुझे पता है, ये तो बता दोगे। देखा, एकदम से हाथ खड़ा होने लगा था। आपको मुझे ये बताना है कि 2024 में जब शिक्षक दिवस बनाया गया तो महामहिम राष्ट्रपति, आप जानते हैं श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, उन्होंने कुछ शिक्षकों का सम्मान किया। आपको मुझे बताना है कि वो कुल कितने शिक्षक थे जिनका उन्होंने इस साल यानी 2024 में शिक्षक सम्मान किया, शिक्षक दिवस के दिन। कहानी में ट्विस्ट। जैसे मैंने बोला कि शिक्षक दिवस, हाथ खड़े होने लगे थे। कितने शिक्षकों का सम्मान 2024 में राष्ट्रपति द्वारा किया गया? देखिए, हल्के हल्के बैटरी जलती है, कुछ हाथ खड़े हुए हैं। पहले इनके पास, फिर पहले इन्होंने हाथ खड़ा किया था जी। 82 शिक्षक। 82 शिक्षक। गैस किया है? नहीं सर। कैसे पता? मतलब पढ़ के आए थे, मतलब याद था कि ऐसा हुआ है, मतलब जनरल नॉलेज अखबार में पढ़ा होगा। नाम बताइए अपना। शाह शुभम। शाह शुभम, बिल्कुल सही जवाब है। तालियां एक बार जोरदार होनी चाहिए। अच्छा, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, इसकी मैं जब ब्रीफिंग दूंगा उससे पहले। ये इतना सोच के हाथ, मैं क्वेश्चन पूछता हूं, इधर उधर देखते हो, ऊपर देखते हो, नीचे देखते हो, भगवान से मन्नत मांगते हो, जो मैं बोलूंगा सही होगा उसके बाद रिएक्ट करते हो। ऐसे ही हो रहा है? थोड़ा सा जल्दी रिएक्ट कर दो तो मजा आ जाएगा। बट एक बार तालियां इनके लिए दोबारा हो जाएं प्लीज। जी हाँ, शिक्षक दिवस 2024 में जो मनाया गया, इसमें महामहिम राष्ट्रपति, मैं बता चुका हूं, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू द्वारा 82 टीचर्स का या शिक्षकों का सम्मान किया गया। ये सम्मान में होता क्या, मैं आपको थोड़ा बताना चाहता हूँ। 50,000 रुपये की राशि उनको पुरस्कार के तौर पे दी जाती है, उनको एक मेडल दिया जाता है और साथ ही साथ में सर्टिफिकेट दिया जाता है। और ये जो उत्कृष्ट कार्य वो कर रहे हैं शिक्षा के फील्ड में या इस क्षेत्र में, उसके लिए उनको सम्मान के तौर पे दिया जाता है। सभी शिक्षकों के लिए तालियां एक बार जोरदार बनती है, प्लीज जोरदार। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ये थोड़ा सा टेक्निकल सवाल है, थोड़ा सा मैथमेटिकल भी मैं कह सकता हूं। आपको मुझे बताना है कि 1 इंच में कितने मिलीमीटर होते हैं। 1 इंच में कितने मिलीमीटर होते हैं? फिर हल्के हल्के खड़े हो रहे हैं हाथ, बट ना वो कॉन्फिडेंस नहीं दिख रहा है मेरे को। ओके, इस साइड से तो पुरस्कारों की बारिश हो चुकी है, इधर से थोड़ा सा भी सूना है। हाँ हाँ, बच्ची है बड़ी प्यारी सी। हाँ बताइए बेटा। 60। 60 नहीं, अब और हाथ खड़े हो गए।
चमत्कार को नमस्कार। आगे से लिया जाए, इनसे लेता हूं मैं, आप बताइए। 12 गैस ही तो करना था। 12 13 कोई करना चाहता है? 14 नहीं नहीं नहीं, आप बैठिए, थोड़ी देर विश्राम लीजिए, सांस वास लीजिए, अभी और भी बच्चे हैं बताने के लिए। पुरस्कार नहीं मिला प्लीज, आता है आंसर? हाँ हाँ अच्छा, खड़े हो जाओ। कह रही प्लीज मेरे को पुरस्कार। खड़े 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 जाओ, खड़े हो जाओ, खड़े खड़े हो करके। हाँ 25 बहुत पास में हो। 25.4 और 25.4। नाम बताओ अपना। वंदना शर्मा। वंदना के लिए तालियां जोरदार वाली होनी चाहिए। वंदना, आस पड़ोस में, घर में, कॉलेज में जरूर सुना होगा, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। आज यकीन हो गया? हो गया? तालियां हो जाए जोरदार प्लीज। बिल्कुल सही जवाब है। एक बात करें अगर इंच में तो 25.4 मिलीमीटर होते हैं, जैसे आपने बताया। आपने पहले 25 बोला था, मैंने कहा बहुत क्लोज हैं, उन्होंने कहा 0.4 भी होता है, मैंने बताया नहीं था। मुझे लगा पुरस्कार आप लेके आ रहे हैं तो दे ही देंगे इस पर कि, बट सही आंसर पे दिया जाता है, तो बिल्कुल सही आंसर था आपका। इसका मतलब है कि जब हम 1 इंच की लंबाई को मिलीमीटर में नापते हैं तो हम 5 और 20 अंक पाएंगे, क्योंकि वो 25.4 का होता है। अगर आपको बताया जो, अगर मैं थोड़ा सा और डिटेल में जाऊं तो आपको बताना चाहता हूं कि इस प्रमाण मानक का प्रयोग जनरली अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, इंटरनेशनल जो हम एक्सचेंज करते हैं, विज्ञान और साथ ही साथ में औद्योगिक क्षेत्रों में व्यापक रूप से किया जाता है। तो इट इज़ नॉट जस्ट द हिस्ट्री, स्टिल वी डू दैट, और ये अभी भी बहुत अहम चीज़ है जो हम आज भी यूज़ करते हैं। प्लीज़ एक बार जोरदार तालियां हो जाए हम सभी के लिए। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अब टेक्निकल बातें हो गई, इंजीनियरिंग की बातें हो गई, हिंदी दिवस की बात हो गई, थोड़ा आते हैं मैनेजमेंट पे। मैनेजमेंट के बच्चे यहाँ स्टूडेंट्स आए हुए हैं जो मैनेजमेंट की तैयारी कर रहे हों या कर चुके हों, कुछ आए हुए हैं बच्चे? हाथ खड़ा करिएगा एक बार। ओ इतने सारे बच्चे आए हुए हैं, तो आपको तो फिर आंसर मुझे ऐसा लगता है आता होगा। बाकी ऐसा नहीं कि इंजीनियरिंग वाले नहीं दे सकते हैं, भगवान सबके साथ है, सब समान है, ठीक है। आपको मुझे बताना है कि MIS का मतलब क्या होता है और इसका महत्व क्या है। MIS क्या होता है और क्यों यूज होता है ये MIS? 1 लालची, 2 लालची, 3 लालची, ये बोल रहे हैं लालची। कैन एक्सपर्ट्स ट्राई? तो नहीं, हम पीछे आएंगे। ये अच्छा लगा। आशीर्वाद दे रहे हो किसी को? अच्छा, खड़े होके बता दो, कोई बात नहीं। हाँ सर, MIS मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, मैनेजमेंट का जो जितना इंफॉर्मेशंस वगैरह सब कुछ एक जगह पे कलेक्ट होता है, डाटाबेस है जो MIS के नाम से जाना जाता है। कंफर्म है आप? यस सर। पक्का? यस सर। नाम क्या बताया आपने अपना? सौम्य शुभ्रा घोष। सौम्य शुभ्रा घोष। यस सर। वो कह रही है बिल्कुल सही बता दिया, मैं तो आगे बढ़ रहा था। दोस्त हैं आपके ये? नहीं है, लेकिन सच का साथ तो मैं दूंगी। चलो भाई ताली बजा दो इनके लिए जोरदार एक बार। मैं आगे बढ़ने लगा, कहती है मतलब कि आगे क्यों बढ़ रहे हो? सही जवाब था यार ये तो। ठीक है, डेटा मैनेजमेंट के लिए बिल्कुल आपने सही कहा, इसका प्रयोग होता है और इसकी फुल फॉर्म है MIS यानी मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। इसकी डिटेल तो आप क्या दें, आपने ऑलरेडी दे दी है, तो इसकी डिटेल में मैं बहुत ज़्यादा नहीं जाऊंगा। मैं अगले सवाल की तरफ बढ़ रहा हूं। अगला सवाल आपको मुझे अगेन बहुत मैनेजमेंट से जुड़ा हुआ है, लेकिन ये मैनेजमेंट की मैं बात नहीं करूंगा, ये ओवरऑल बहुत काम आता है। एक टर्म शायद आपने सुना हो जो है SWOT, SWOT। SWOT का फुल फॉर्म मुझे आपको बताना है, क्या अर्थ होता है, मीनिंग। हाथ खड़े हुए, बच्चे के पास जाऊंगा मुस्कुराहट के साथ में कि अभी मैंने किसी की हेल्प करी थी और सबसे पहले हाथ खड़ा किया है। हाँ बोलो बोलो, कुछ कहना है आपको? नहीं? क्या काश में बच्ची होता, ऐसा कुछ आ रहा है ख्याल? नहीं, टेक्नोलॉजी काफी एडवांस हो चुकी है वैसे आजकल। हाँ बताइए आप। S stands for strength, W stands for weakness,
O stands for opportunity and T stands for threats. ओके और ये आपका नाम कैसे स्टार्ट होता है? My name is Janvi Singh. Janvi Singh. जानवी, जे स्टैंड फॉर जानवी। सही जवाब है इनका। तालियां हो जाए फिर जोरदार एक बार। तो इतनी डिटेल में जब बता दिया गया है कि S स्टैंड्स फॉर स्ट्रेंथ, W स्टैंड फॉर वीकनेस, तो मुझे बताने की अब जरूरत नहीं है, लेकिन मैं कहते हैं ना जिसका काम उसी को साझे। तो स्वॉट होता क्या है, इसके मायने क्या हैं, स्वॉट कैसे काम आता है, इसके लिए मैं हमारे बीच में एक्सपर्ट आए हैं, उनसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। तो मे आई रिक्वेस्ट डॉक्टर प्रफुल्ल छाबड़ा सर टू प्लीज ज्वाइन अस। एक बार तालियां हो जाए डॉक्टर प्रफुल्ल के लिए प्लीज, जोरदार वाली। पूरा कोट उतार करके बोले अब मैं जोश में जाऊंगा, स्ट्रेंथ वीकनेस की बात हो रही है तो कोट होता है। सर स्वॉट क्या क्या इससे हम मीनिंग समझें और किस तरह काम आता है, थोड़ा हमें बताएं प्लीज, व्यूअर्स को भी। सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगा अपलव जी का और दूरदर्शन का जिन्होंने हमें इनवाइट किया, और दूसरा धन्यवाद देना चाहूँगा इन स्टूडेंट्स का, रादर देन कलरफुल स्टूडेंट्स जिनका चेहरा देख के हमेशा एक टीचर खुश होता है। क्या बात है, तालियां हो जानी चाहिए, इस बात पर हमारी तारीफ हो रही है भाई। स्वॉट पे SWOT स्वॉट पे आने से पहले सबसे पहले एक्चुअली मैं मैथमेटिशियन हूँ, और बीइंग अ मैथमेटिशियन में एक क्वेश्चन करना चाहूँगा। एक बच्ची ने आंसर दिया था 1 इंच में कितने मिलीमीटर होते हैं, राइट? किसने दिया था आंसर प्लीज़? आपने दिया था। जब ये क्वेश्चन अपलव जी ने पूछा था तो मैं भी कैलकुलेशन कर रहा था सर के साथ बैठ के, और मेरा आंसर भी सही था, लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहूँगा आपने कैलकुलेट कैसे किया इसे? भगवान का नाम ले सकते हो आप, वो हमेशा अपने साथ रहते हैं। Sir, as there is 10 millimeters in 1 centimeter, and if you see 1 inch, then there is around 2 centimeters in it. So if you into that 10 into 2, then comes. क्या बात है, तालियां। यस, यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट। मैं सेंटीमीटर में कैलकुलेशन ना करके मैं कुछ और कर रहा था, मीटर में कैलकुलेशन कर रहा था। तो मैं बताना चाहूँगा जिसको भी ये नहीं, मतलब जो गैस नहीं कर पाया, बीइंग अ टीचर, बीइंग अ मैथमेटिशियन, सबसे पहली ड्यूटी है मेरी कि मैं इस आंसर को क्लियर करूँ। देखिए 1 मीटर जो होता है उसमें अराउंड 40 इंच होता है, 39 पॉइंट समथिंग होता है, एग्जैक्ट मुझे भी नहीं पता, आई थिंक 39.3 होता है इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो 1 मीटर में 40 इंच के अराउंड होता है, और आपको ये पता होगा कि 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर होता है। तो ऑब्वियसली आप 40,000 को 40 से डिवाइड कर दीजिए, तो यू विल गेट 25 पॉइंट समथिंग, दैट्स द आंसर। ओके, नाउ कम टू द पॉइंट, स्वॉट एनालिसिस। देखिए आजकल सभी लोग ये बोलते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मार्केट में है, क्लाउड कंप्यूटिंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, IoT बोलते हैं, ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी, क्लाउड कंप्यूटिंग, साइबर सिक्योरिटी, बहुत सारे भारी भरकम शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है पूरे मार्केट में। और एट द सेम टाइम ये भी बोला जा रहा है कि ये जॉब को कैप्चर कर लेंगे, मतलब अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। मैं दूसरे एंगल से सोचता हूँ, और मुझसे जो बड़े एक्सपर्ट्स हैं वो भी शायद इस बात से सहमत होंगे, ये जॉब कैप्चर नहीं कर सकते। उसका रीज़न सिंपल सा ये है कि ठीक है, थोड़े टाइम के लिए आपको ऐसा हो सकता है कि आपको प्लेसमेंट में जॉब ना मिले, आप सेकंड ट्राई करो आपको जॉब ना मिले, थर्ड ट्राई करो आपको जॉब ना मिले, तो आपको ये देखना पड़ेगा हमें जॉब क्यों नहीं मिल रहा है। इसलिए नहीं मिल रहा है क्योंकि जो कंपनीज हैं, जो इंडस्ट्री है, वो ये जो मार्केट बनाया गया है इसके हिसाब से थोड़ा सा और स्किल चाहती है। स्किल आप में है, नो डाउट, यू हैव ए लॉट ऑफ पोटेंशियल, लॉट ऑफ स्किल, लेकिन थोड़ा सा और चाहती है। तो ये स्वॉट जो वर्ड है ना, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट, इनका आपस में, इन चारों शब्दों का आपस में चोली दामन का साथ है। दे ऑल लेटर्स आर को रिलेटेड टू ईच अदर। स्ट्रेंथ और वीकनेस जो होती है वो आपके अंदर होती है, जो आप लेके पैदा होते हो, ऊपर नीचे की जा सकती है, नो डाउट, लेकिन अपॉर्चुनिटी और थ्रेट जो होता है वो एक्सटर्नल होता है, वो वातावरण से आपको मिलता है, बाहर से आपको मिलता है। और इनका कोरिलेशन बिल्कुल सिंपल सा है। देखिए
आप अगर आपको मैं स्पोर्ट्स की बात करूँ, एक छोटे से एग्जांपल से मैं आपको समझाना चाहूँगा। स्पोर्ट्स की बात करें, क्रिकेट की बात करें, क्रिकेट के बारे में सबको नॉलेज होता है, मुझे भी नॉलेज है। पहले क्रिकेट में क्या होता था कि आप देखते थे फिटनेस पे इतना ध्यान नहीं दिया जाता था। आपने बहुत ज़्यादा वेट वाले भी प्लेयर्स देखे होंगे, और एट द सेम टाइम ठीक है, एक बॉलिंग हो रही है, बॉलर है, बैट्समैन बैटिंग कर रहा है, अपना काम कर रहा है, फील्डर अपना काम कर रहा है। क्या वो स्ट्रैटेजी आज चल सकती है? क्या वो स्ट्रैटेजी आज नहीं चलेगी। एवरीबडी शुड बी परफेक्ट, एवरीबडी शुड बी ऑलराउंडर। अगर टीम को जीतना है तो स्ट्रेंथ बढ़ानी पड़ेगी, वीकनेस कम करनी पड़ेगी, अपॉर्चुनिटीज जो आपको आ रही है उसको लेना पड़ेगा, एज ए चैलेंज लेना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंग अपने आप को रिफाइन करना पड़ेगा। थ्रेट ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। क्या बात है, ऑटोमेटिकली थ्रेट कम हो जाएगा। अगर आप यहाँ पे स्टेज फोबिया 90% इंडियंस को होता है, ये फैक्ट है, सबको होता है, राइट? तो अगर आपसे बोला जाए स्टेज पे आके आप 2 शब्द बोलिए, थोड़ा सा बोलिए, तो आप डर जाओगे, लेकिन आपको आता है, नॉलेज है आपको, तो आपको क्या करना पड़ेगा? अपने उस डर को ओवरकम करना पड़ेगा, राइट? थ्रेट को हटाना पड़ेगा, स्ट्रेंथ को बढ़ाना पड़ेगा, वीकनेस को कम करना पड़ेगा। दिस इज स्वेट, नथिंग एल्स। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद। तो स्वॉट का विश्लेषण भी हो गया, उसका पूरा इंटरनल मतलब बिल्कुल डेप्थ इन्फॉर्मेशन सबको पहुंच गई है, और दर्शक भी मतलब एंजॉय कर रहे होंगे, इतना डिटेल में इनको इन्फॉर्मेशन मिली है। सर थैंक यू सो मच फॉर एक्सप्लेनिंग दिस। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तालियां बजाना चाह रहे हैं भाई, तालियां बनती है फिर तो। अच्छा, एक मैनेजमेंट टर्म आता है, ये मैं मैनेजमेंट बोल रहा हूं क्योंकि मैनेजमेंट में ही आता है, बट ऐसा नहीं कि मैनेजमेंट ही इसको यूज करती है, टेक्निकल टर्म्स में भी आता होगा। आमतौर पे सुना गया है प्राधिकार को लेकर के एक वाक्य इस्तेमाल किया जाता है। आपको मुझे उस वाक्य के बारे में बताओ, मैं अगर वाक्य बता दूंगा तो आपको आंसर मिल जाएगा। प्राधिकार को लेकर के एक वाक्य इस्तेमाल होता है, आपको मुझे वाक्य बताना है। हल्के हल्के अब हाथ खड़े होंगे। प्राधिकार को लेकर के एक वाक्य, और मैंने मैनेजमेंट का आपको एग्जाम्पल दे दिया है, मतलब एक हिंट दे दिया है। चलिए एक और हिंट दे देता हूं। अगर मेरे को एक पोजीशन में हूं और मुझे अपना काम किसी और को देना है तो भी उस वाक्य को कहते हैं हम। अब एक हाथ खड़ा हुआ, इनके पास मैं बाद में आना चाहता हूं, लेकिन अगर कोई और हाथ खड़ा नहीं हुआ तो मैम कॉन्फिडेंट नहीं है आधे, ऊपर वाला देख रहा है, कितनी बार चाहती हो? हाँ, किसी राज्य द्वारा प्रदान किया हुआ। किसी राज्य द्वारा प्रदान किया हुआ? नहीं, मतलब लेट्स सपोज मैंने आपको एग्जांपल दी ना, मुझे किसी को काम देना है, प्राधिकार, उसमें एक वाक्य यूज होता है। मैं आपके पास आऊंगा, मैं इनके पास आता हूं पहले। आंसर डेलीगेशन, डेलीगेट करवाना, अपना काम किसी को दूसरे को देना। बहुत करीब हो, सेंटेंस को बोलते क्या है, बहुत करीब हो, बिल्कुल ऑलमोस्ट करेक्ट हो, थोड़ा सा और जोर डालने की जरूरत है। डेलीगेशन सही है, और नहीं आ रहा? चलिए कोई बात नहीं, मैं फिर भी इनको पुरस्कार दूंगा। अपने एक बार नाम बताओ पहले। सुमित शर्मा। सुमित शर्मा। सुमित शर्मा, ठीक है। सुमित के लिए प्लीज तालियां हो जाए, फिर मैं देखिए ये बात सच है कि वाक्य पूरा नहीं बता पाए, लेकिन उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण शब्द बता दिया, मैंने इसलिए इनको पुरस्कार दिया है। इस पूरे वाक्य को कहते हैं डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। ओह, याद आ गया? वो इमोशन से पता चला। ओह जी हाँ, डेलीगेशन अथॉरिटी कहा जाता है, लेकिन बहुत अच्छा ट्राई था। प्लीज एक बार वापस से तालियां जोरदार होनी चाहिए इनके लिए। अब देखिए, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी एक ऐसा टर्म है जो शायद एक्सप्लेन करने के लिए आई एम नॉट अ प्रॉपर गाय, मैं वो सही पर्सन नहीं हूं। मैं एक लीडर बुलाना चाहता हूं जो कि टैलेंट एक्विजिशन और एचआर में एक्सपर्ट भी हैं, लीडर भी हैं। मैं बात कर रहा हूं दीपेन करमचंदानी की। मैं रिक्वेस्ट दीपेन टू प्लीज कम। एक बार जोरदार ताली हो जाए दीपेन के लिए प्लीज। दीपेन, वेलकम टू दूरदर्शन, वेलकम टू प्रश्नोत्तरी। एक डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी शब्द आया है, आप एक लीडर हैं एचआर में, टैलेंट एक्विजिशन में, क्या होता है डेलीगेशन अथॉरिटी? Sure. First of all, thank you, Uplavji. Thank you, Doordarshan, for having us. So
डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी एक लेमन टर्म में होता है अपना काम और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी या अपनी अथॉरिटी किसी और को देना, टेम्परेरी या परमानेंटली। फॉर एग्जांपल जैसे हम छोटे छोटे एरियाज़ में रहते हैं, मैं 2-3 एग्जांपल्स दूंगा सो दैट यू गेट द आइडिया कि कैसे होता है। जैसे एक शॉपकीपर है, छोटी सी शॉप चलाता है, जिसका मंथली इनकम 50,000 होगा, जिसके पास भीड़ नहीं होती है दुकान पे, बट एकदम से बहुत सारी भीड़ आ जाती है, तो वो अपनी वाइफ को या अपने बेटे को कैश काउंटर बिठा के ही स्टार्ट टेकिंग केयर ऑफ द कस्टमर्स। नहीं, आप गल्ला भी कह सकते हैं। कहते हैं ना हम लोग गले में बैठ गए, गले में बैठ गए। सो दैट्स टेम्परेरी, बिकॉज भीड़ बहुत ज़्यादा है, तो बाप ने अपनी वाइफ को या बाप ने अपने बेटे को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी संभालने की। अगर मैं बड़े लेवल पे लेके जाऊँ, आप सब ने बड़ी कंपनी से नाम सुने होंगे, जैसे कोई भी XYZ कंपनी है, वहाँ पे CEO सब कुछ नहीं कर सकता, इसलिए उसके पास CFO होता है, इसलिए उसके पास चीफ ऑपरेशन ऑफिसर होता है, उनके अंदर अलग टीम होती है। ऐसे यूनिवर्सिटीज़ में भी होता है, वाइस चांसलर खुद नहीं संभाल सकता 5,000 स्टूडेंट्स को, इसलिए उसके अंदर अलग अलग डिपार्टमेंट हेड्स होते हैं, PhD होल्डर्स होते हैं, ऐसे ही एडमिनिस्ट्रेशन के हेड्स होते हैं। दिस डिफाइंस, बट ये सारी पावर जो भी होती है ये टेम्परेरी और परमानेंट दोनों। टेम्परेरी, आई वुड से टेम्परेरी मोर, बिकॉज कोई भी बंदा अगर काम कर रहा है वो 4-5 साल बाद 10 साल बाद छोड़ेगा ही, तो वो एक तरह से पावर कभी परमानेंट नहीं होती, वो हमेशा टेम्परेरी होती है। कोई आता है, कोई जाता है, जिसकी जगह कोई और आता है तो उसको पावर ट्रांसफर कर दी जाती है। दिपिन, मैं क्योंकि आप आए हुए हैं, मैं इसलिए आपसे एक और सवाल पूछना चाहता था बिफोर। बिल्कुल। बहुत सारे यंगस्टर्स हमारे साथ में भी हैं, बहुत सारे दर्शक भी देख रहे हैं, क्योंकि आप HR में हैं, टैलेंट एक्विजिशन में हैं। मैं आपसे जानना चाह रहा था, आज इंडस्ट्री क्या डिमांड करती है यंगस्टर से, फ्रेश ग्रेजुएट से, या इंडस्ट्री की डिमांड क्या है ओवरऑल? देखिए, बहुत कुछ डिपेंड करता है किस बैकग्राउंड से है बंदा, इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, और जैसे आई कैन सी बहुत सारे बच्चे फिजियोथेरेपी बैकग्राउंड से भी हैं। इन लेमन टर्म्स अगर आप प्राइवेट जॉब्स में देखें तो रिक्वायरमेंट बहुत सिंपल होती है, स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट जो मैं समझता हूँ एक फैक्टर है कि जो भी आप इंटर्नशिप कर रहे हो वो इंटर्नशिप बहुत रिलेवेंट होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, जैसे आप मार्केटिंग में MBA कर रहे हो, तो अगर आपकी इंटर्नशिप डिजिटल मार्केटिंग या सिमिलर एरियाज़ में होगी तो बहुत यूज़फुल होगी, क्योंकि वो ज़माने जा चुके हैं जब आप न्यूज़पेपर में ऐड डालते थे और लोग बैठ के पढ़ते थे। अब सब सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हैं। राइट। ऐसे ही HR में है, अगर आप इंटर्नशिप कर रहे हैं तो किसी अच्छे HR के अंडर में करें या कोई बड़ी रिक्रूटिंग फर्म के अंडर में करें, जहां आपको सीखने को मिले कि रिक्रूटिंग कैसे होती है, या ओवरऑल इसके इंटरनल इनसाइट्स मिलते हैं कि PFESI कैसे लॉन्च होता है। इसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि टेक CV होना बहुत ज़रूरी है। राइट। एग्जाम्पल तो जैसे बहुत लोगों को पता होगा, जब जो MBA कर रहे हैं, इंजीनियरिंग कर रहे हैं, पहले PFESI वगैरह के चालान, ग्रेचुइटी सब ऑफलाइन होते थे, लेकिन अब सब कुछ ऑनलाइन हो चुका है। अब घर बैठे बैठे भी फाइल कर सकते हैं। ऑलराइट, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। प्लीज एक बार जोरदार तालियां हो जाए। थैंक यू। सो ये इंडस्ट्री की डिमांड है, उसके लिए हम तैयारी हमें करनी है, और इस तैयारी में आपको कहीं ना कहीं दूरदर्शन भी हेल्प करता है, क्योंकि देखिए प्रश्नोत्तरी में हम जो सवाल पूछते हैं वो सवाल आपके इंटरव्यू में भी आ सकते हैं। तो इसलिए देखते रहिए, और आप लोग भी देखते रहिए प्रश्नोत्तरी को, प्यार देते रहिए प्रश्नोत्तरी को। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अभी दिपे ने बताया कुछ फिजियोथेरेपी के स्टूडेंट्स भी यहाँ पर आए हुए, फिजियोथेरेपी करने वाले डॉक्टर साहब, है ना, तो उनके लिए एक क्वेश्चन लेते हैं। एक दिन मनाया जाता है डेडिकेटेडली फिजियोथेरेपी के को लेकर के, उसे हम कहते हैं PT दिवस, फिजियोथेरेपी डे। कब मनाया जाता है वो? बोले ये तो बड़ा आसान से पूछ लिया। अब मेरी सब शक्ल देख रहे हैं, ट्विस्ट तो नहीं आ रहा है कोई? देखिए कॉम्प्लिकेट मैं अकेला नहीं करता हूं, कुछ और भी मेरे साथी हैं। बोले पहली बार कब बनाया गया था ये पूछो, कितने बता पाएंगे? ये देखिए मैम, आप जादू देखा आपने? आप यकीन नहीं करते होंगे या हो जाता है? चलिए आप ये बता दीजिए कब मनाया जाता है। या दोस्त है? नहीं आऊंगा, कह रहे ये बता रहा है। अरे भाई मुझे भी दिख रहा है हाथ खड़ा करते हुए। इधर से आता हूं मैं, इधर बड़ा टाइम हो गया, नहीं गया। आपसे पूछता हूं मैं, बताइए। 8 सितंबर। पक्का? नाम बताइए। मेहरू शाहनवाज। मेहरू शाहनवाज। तालियां हो जाए मेहरू के लिए एक बार कर रहा हूं। मेहरू गिफ्ट नहीं चाहिए था? चाहिए था गिफ्ट? नहीं चाहिए था?
वापस दे देना, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने जब गिफ्ट दिया तो थोड़ा सा इसको टाइम लगा ये अंडरस्टैंड करने के लिए इसको लेना है या मेरे को वापस दे देना है। देखो औरों की तरफ कितना दोनों हाथ खड़े हो जाते हैं, कभी और खुद खड़े हो जाते हैं कि हमारे पास आ जाए। बट एक बार तालियां जोरदार हो जाएं प्लीज वापस से। अब ये दिवस तो मनाया जाता है, लेकिन इस दिवस की इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों मनाना चाहिए, इसके बारे में भी हमारे बीच में एक एक्सपर्ट आई है। उनसे रिक्वेस्ट करूंगा वो इसके बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन शेयर करें। मैं बात कर रहा हूं डॉक्टर नेहा व्यास की। नेहा मैम प्लीज, रिक्वेस्ट यू टू प्लीज ज्वाइन अस। एक बार तालियां हो जाए नेहा मैम के लिए जोरदार। मैम इस दिवस की नहीं, फिजियोथेरेपी क्यों सेलेक्ट करना चाहिए बच्चों को, ओवरऑल अगर आप थोड़ा सा बताना चाहें तो। ठीक है, थैंक यू सो मच अपलव सर एंड दूरदर्शन फॉर हैविंग अस हियर। सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगी कि 8 सितंबर को मनाया जाता है, जो कि बताया है एक स्टूडेंट ने, विच इज़ राइट। पर पहली बार मनाया गया था जब 8 सितंबर 1951 में WCPT की स्थापना हुई थी। WCPT इज़ अ वर्ल्ड लेवल का कॉन्फेडरेशन ऑफ फिजियोथेरेपी, जो 1951 में हुआ था। मतलब सोचो फिजियोथेरेपी कितना पुराना है। ओके, सो फिजियोथेरेपी क्यों चूज़ करना चाहिए, बहुत मेरे लिए तो बहुत फेवरेट है, क्योंकि मैं खुद फिजियोथेरेपी से हूँ। तो बायोलॉजी के स्टूडेंट्स के साथ में हमेशा ये रहता है कि अगर नीट क्लियर नहीं हुआ तो क्या, MBBS नहीं मिला, एम्स नहीं मिला तो क्या करेंगे। तो अलाइड हेल्थ प्रोफेशन में फिजियोथेरेपी गर्ल्स के लिए भी और बॉयज़ के लिए भी बहुत अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि फिजियोथेरेपी में आप बहुत सारे, आप कह सकते हैं वर्सेटाइल कैरियर पाथ है, इसमें बहुत सारी स्ट्रीम्स हैं। इतनी सारी स्ट्रीम्स हैं कि आपके पास में बहुत सारे ऑप्शंस आ जाते हैं। आगे बैचलर करने के बाद में आप जब मास्टर्स की तरफ जाते हो तो आपके पास में पीडियाट्रिक्स है, ऑर्थोपेडिक्स है, न्यूरोलॉजी है, आप जीडियाट्रिक्स में काम कर सकते हो। उसके अलावा ऑन्कोलॉजी में बहुत ज़्यादा काम कर सकते हैं, विमेंस हेल्थ में काम कर सकते हैं। अब उसमें भी बहुत ज़्यादा स्पेशलाइजेशन हो गया। नॉट ओनली विमेंस हेल्थ, वी हैव पेल्विक फ्लोर अलग से। अब फिजियोज जो हैं वो स्पेसिफिक डिजीजेज और डिसऑर्डर्स पे काम कर रहे हैं। जैसे नी के लिए स्पेशल फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं, स्पाइन के लिए अलग से फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं। तो बहुत सारा एक कह सकते हैं वर्सेटाइल कैरियर पाथ है फिजियोथेरेपिस्ट के लिए, चूज़ करने के लिए ऑप्शंस बहुत सारे हैं। और जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ कोर्स बहुत बढ़ गई हैं और भी बढ़ेगी, डिमांड भी बढ़ रही है। और कोविड के बाद तो बहुत अच्छा रिकग्नाइजेशन गवर्नमेंट से ही नहीं, बाकी प्राइवेट इंस्टीट्यूट से और हॉस्पिटल से भी और पब्लिक से भी बहुत ज़्यादा रिकग्नाइजेशन मिला है फिजियोथेरेपी को। तो पूरे देश को बहुत ज़्यादा शुक्रिया कि फिजियोथेरेपी को अच्छा रिकग्नाइजेशन मिल रहा है और आगे भी मिलता रहेगा। सो थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। नेहा मैम ने क्या किया, एक स्टाइल होता है ना हर का बात करने का। जैसे मैं हमेशा, सीमा मैम जब भी मेरे सामने बात करती है तो मैं बहुत इंप्रेस होता हूँ, बहुत इंस्पायर होता हूँ। मैं हमेशा बोलता हूँ कि मैम ये कला होती है बोलने की। इसी नेहा मैम ने क्या बहुत तारीफ तो करी फिजियोथेरेपी की, एंड में देश को धन्यवाद दे दिया, लेकिन उससे पहले अपना पूरा काम कर गई हैं। इतने अपॉर्चुनिटी है, ये है वो है, सबको बहुत मोटिवेट कर दिया, भैया कुछ मत करो फिजियोथेरेपी कर लो, फिर हल्के से छोड़ दिया, देश धन्यवाद। क्या बात है, तालियां प्लीज एक बार जोरदार हो जाए। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। फिजियोथेरेपी से जुड़ा हुआ ही मेरा सवाल आ रहा है। फिजियोथेरेपी में एक टर्म होता है, नेहा मैम जानती होंगी, मैं जानना चाहता हूं और कौन जानता है। इसे कहते हैं ROM, रोम। ये रोम का अर्थ क्या होता है? फिजियोथेरेपी में होता है रोम, कंप्यूटर में भी होता है, पढ़ा है ना, 3rd स्टैंडर्ड में शायद पढ़ा होगा। आगे से खड़ी है, बोली मैं बोलूं प्लीज, यहीं रुक जाओ, पीछे चले जाते हो आप। अच्छा ठीक है, बोलो। हाँ, ROM का मतलब है रेंज ऑफ मोशन, मतलब हम कितना हाथ का या फिर बॉडी का लिम्ब का कितना मूवमेंट कर सकते हैं, उसको बोलते हैं रेंज ऑफ मोशन। नाम बताइए अपना। अनामिका प्रधान। अनामिका, और कुछ बताना चाहती हैं आप? नहीं, that's it। बस। अच्छा, मुझे लगा ऐसा माइक ऐसे लिया, मैं आज तालियां एक बार जोरदार हो जाए अनामिका के लिए। रेंज ऑफ मोशन यानी कि गति का दायरा एक शारीरिक अवधि है जिसमें किसी जोड़ की संभावित गति, यानी कि ऑब्वियस सी बात है, उसकी स्पीड के बारे में बात करते हैं, उसकी पूर्ण रेंज को प्रकट किया जाता है। तो ये रेंज ऑफ मोशन फिजियोथेरेपी में बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। और इसमें जो शारीरिक थेरेपी होती है, फिजियोथेरेपी अगर आप ऑडियंस को बता रहा हूं मैं,
इसमें शारीरिक थेरेपी के रूप में भी इसको यूज़ किया जाता है। मतलब आप थेरेपी देते हैं तो रेंज ऑफ मोशन को यूज़ किया जाता है, डॉक्टर्स को इवैल्यूएट करते हैं, इसको एग्जामिन करते हैं और आपको उसके हिसाब से ट्रीटमेंट को प्रोवाइड किया जाता है। कितने सारे लोग यहाँ बैठे हुए हैं, बड़ा लग रहा होगा कि हाँ अब नेक्स्ट सवाल मेरे पास आने वाला है, नेक्स्ट सवाल मेरे पास आने वाला है, लेकिन समय हमें कहीं ना कहीं रोकता है। फिर हम मिलेंगे, फिर आएंगे, अगली बार आने वाले हैं ना आप लोग, और आप लोग भी प्रश्नोत्तरी के साथ जुड़ें, हमें सोशल मीडिया पे फॉलो करें। अगली बार हम चाहेंगे आप भी हमारे साथ में यहाँ आए और प्रश्नोत्तरी को हमारे साथ में एंजॉय करें। मिलते हैं अगली बार, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। तालियां एक बार जोरदार।